गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, साचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने लॉर्ड सभा की रचना, लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज के व्याख्यान का विषय है लॉर्ड सभा का मूल्यांकन, जिसमें हम लॉर्ड सभा की आलोचना और लॉर्ड सभा की उपयोगिता दोनों के ही बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड सभा के संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत है। कुछ का मानना है कि लॉर्ड सभा को समाप्त कर देना चाहिए, यह निरर्थक और दोषपूर्ण संस्था है। इसके विषय में दूसरा मत यह है कि लॉर्ड सभा एक उपयोगी संस्था है, इसे बनाए रखना आवश्यक है, यद्यपि वे इसमें कुछ सुधार के पक्षपाती हैं। तो हम देखते हैं जिन तर्कों के आधार पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है अलोकतंत्रीय संस्था। लॉर्ड सभा का संगठन अप्रजातांत्रिक है। इसके अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह कारण भी है, इसको अलोकतांत्रिक कहा गया है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसी कारण विचारक बिरेल ने कहा कि लॉर्ड सभा अपने अतिरिक्त और किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। सेकेंड पॉइंट है धनिक वर्ग का गढ़। इसे धनिक वर्ग का गढ़, निहित स्वार्थों का दुर्ग ऐसा भी कहा जाता है। लॉर्ड सभा में बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों और व्यवसायियों का ही अधिक प्रतिनिधित्व है। ये सब आलोचक मानते हैं निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। रेमजेम्योर ने इसे धनपतियों का गढ़ कहा है। थर्ड पॉइंट है सदस्यों की उदासीनता। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। इसके अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते और बैठकों में भी बहुत कम सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण संसदीय प्रक्रिया। लॉर्ड सभा की गणपूर्ति मात्र 3 सदस्यों से मान ली जाती है, जबकि लोक सदन की गणपूर्ति 40 है। विश्व के किसी भी विधायी सदन में इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में विधायी कार्य नहीं किए जा सकते। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको भी दोषपूर्ण माना है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कानूनों में बाधक। सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण आलोचकों का मानना है कि यह सदन हमेशा प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई बाधा या रुकावट नहीं डालता, अन्यथा प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रुकावट डालता है, और अनेक अवसरों पर इसने जनता के अधिकारों की मांग को आघात पहुंचाया है। नेक्स्ट है द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता। अनेक विचारकों के अनुसार द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा निरर्थक और अनुपयोगी संस्था है। विचारक ग्रिब्स के मत में लॉर्ड सभा की अनुपयोगिता के 3 कारण हैं। पहला, अब व्यवहार में लोक सदन स्वयं विधि निर्माण कार्य के लिए एक द्वितीय सदन है। प्रथम सदन तो कैबिनेट और प्रशासन है जो विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। दूसरे कि शासन कार्य में समय का बहुत महत्व है और संसदीय पद्धति में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा अनावश्यक विलंब करने का ही कार्य करती है। और तीसरा
कि जहाँ तक विधेयकों को दोहराने का संबंध है, यह कार्य लोकसभा जैसे विशालकाय सदन की अपेक्षा विधेयकों का प्रारूप बनाने वाले और कानून के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार लोकसभा विचारक ग्रिब्स का मानना है कि द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगी संस्था है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के शब्दों में लोकसभा अप्रातिनिधिक, अनुत्तरदायी एवं अनुपस्थित संस्था है। इस तरह से आलोचकों ने इसे एक शक्तिहीन सदन भी माना है। 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के बाद लोकसभा शक्तिहीन हो गई है। अब लोकसभा के पास धन विधेयकों को रोकने की केवल 1 मास और साधारण विधेयकों के रोकने की शक्ति 1 वर्ष तक रह गई है। इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की आलोचकों के अनुसार आवश्यकता ही नहीं है। अब हम देखते हैं लोकसभा की उपयोगिता। लोकसभा में अनेक दोष होते हुए भी वह पूर्ण रूप से निरर्थक या अनुपयोगी नहीं है। जिन आधारों पर लोकसभा को बनाए रखने की बात कही जाती है वे इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है कि लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। यह आवश्यक है कि व्यवस्थापन कार्य पर किसी एक संस्था या दल का एकाधिकार न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो और एक सदन की जो व्यवस्थापन संबंधी एक सदन का कार्य है उसकी देखभाल दूसरा सदन करता रहे। तो इस प्रकार जो लोक सदन की अधिनायकवादी मनोवृत्ति है, मनमाना आचरण है, निरंकुशता है, उस पर रोक लगाने के लिए लोकसभा का अस्तित्व आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार। लोकसभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। लोक सदन के पास समय की कमी, अत्यधिक कार्यभार होने के कारण अनेक बार विधेयकों में कुछ कमियां रह जाती है और लोकसभा में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से वाद विवाद होने के कारण विधेयकों पर पूर्ण विचार करके उन कमियों को दूर किया जा सकता है। और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं होने के कारण पुनर्विचार के सदन की आवश्यकता और उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है उच्च स्तरीय वाद विवाद। लोकसभा में बहुत उच्च स्तरीय वाद विवाद होते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वे स्वतंत्र रूप से वाद विवाद करते हैं और बहुत ही अपने विषय के पक्ष में प्रामाणिक तर्क देते हैं। इस सभा में ऐसे अनेक सदस्य होते हैं जिन्होंने मंत्रियों के रूप में, राजदूतों के रूप में, व्यवसायियों के रूप में, प्रशासकों के रूप में बहुत अधिक समय तक कार्य करने के कारण लंबा अनुभव प्राप्त किया होता है। विचारक फाइनर के शब्दों में लोकसभा सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लोक सदन के कार्यभार को कम करना, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ लोक सदन का कानून निर्माण संबंधी कार्य भी बहुत बढ़ गया है। तो व्यवस्थापन कार्य के लिए 2 सदन होने से दोनों ही व्यवस्थापन कार्य कर सकते हैं। जो अविवादग्रस्त विधेयक हैं उनको पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और लोकसभा में इन विधेयकों पर गंभीरता के साथ विचार किए जाने के कारण लोक सदन का बहुमूल्य समय बच सकता है। नेक्स्ट है कि जनमत को प्रभावित करने का साधन।
लोक सदन के वाद विवाद दलगत निष्ठा से जुड़े होते हैं। लोकसभा में दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं होने के कारण सार्वजनिक महत्व के नीति संबंधी विषयों पर खुल करके विचार विमर्श होता है। तो इसलिए लोकसभा के जो डिबेट हैं वो उच्च स्तरीय होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है योग्यता का भंडार। तो लोकसभा के पक्ष में जो तर्क देते हैं उनका कहना है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वे योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और इनकी सदस्यता के कारण लोकसभा को योग्यता, राजनय व शासन संबंधी ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तो ऐसे सदस्यों की सेवाएं निश्चित रूप से देश के लिए लाभकारी या उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल। लोकसभा इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि ब्रिटिश जाति स्वभाव से परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी है। अतीत से चली आ रही परंपराओं के प्रति स्नेह रखती है, लगाव रखती है। तो ये सदियों से चली आ रही जो संस्था है लोकसभा, इसका अंत या इसको समाप्त कर देना ब्रिटिश जनता को स्वीकार्य नहीं है। हैरिसन ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ब्रिटेन में द्वितीय सदन कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है। ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोकसभा की उपयोगिता को डॉक्टर फाइनर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ये सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद विवाद करने का अधिकार है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। अभी हमने लोकसभा की आलोचना और लोकसभा की उपयोगिता दोनों के ही बारे में पढ़ा। लोकसभा के पक्ष और विपक्ष को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटेन में सामान्य रूप से यही भावना रही है कि लोकसभा जैसी संस्था को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस संस्था का पुरातन महत्व है। जो समय समय पर लोकसभा के सुधार के लिए प्रयत्न किए गए हैं, विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा विचार विमर्श किया गया, अमल में भी लाए गए सुझावों को तत्पश्चात जो अन्य व्यवहारिक सुझाव हैं लोकसभा में सुधार के लिए वो इस प्रकार है। एक तो वंशगत सदस्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में वंशगत सदस्यों की संख्या पूर्व की तुलना में काफ़ी कम रह गई है। नेक्स्ट यह है कि द्वितीय सदन की सदस्य संख्या के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि इसकी सदस्य संख्या प्रथम सदन की तुलना में लगभग 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में लगभग 743 के लगभग इसकी सदस्य संख्या है। तो कम सदस्य संख्या लगभग ये सुझाव दिया जाता है कि 300 तक ही इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो द्वितीय सदन कम सदस्य संख्या होने से अपने कर्तव्यों का संपादन उचित प्रकार से कर सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि सदस्यों की नियुक्ति के लिए आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। और जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। लोकसभा में किसी राजनीतिक दल का स्थायी बहुमत नहीं हो। सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य व्यवस्थापन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय रुचि रखने वाले, ज्ञान रखने वाले होने चाहिए।
तो इस तरह से जो सदस्य नियुक्त किए जाएं वे ब्रिटिश सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, राजनीति, वाणिज्य, कला, साहित्य, श्रमिक संगठन, स्थानीय स्वशासन आदि में जिन्होंने विशेष योग्यता का परिचय दिया हो वे ही सदस्य नियुक्त किए जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 2 पार्ट में है। इसके पहले पार्ट में हमने लॉर्ड सभा की रचना, कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा और आज लॉर्ड सभा का मूल्यांकन, जिसमें लॉर्ड सभा की आलोचना और उसका महत्व या उपयोगिता दोनों पर हमने चर्चा की। तो आप प्लीज़ इसका पहला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।